हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। सॉरी यार, कैसे जो है मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा इशू आ गया था कुछ ना। पर कोई नहीं, अभी जो है मैं कोशिश करूंगा मैं रेगुलरली वीडियो आ पाए आपके पास। ठीक है, तो हम जो मतलब एक्सरेज को एक्सप्लेन करने की सीरीज में लगे हुए थे, जिसमें कि हम जो है आज सैक्रम कोकैक्स का एक्सरे पूरा देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम अनॉटमी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, पोजिशनिंग, सेंटरिंग और एक्सपोजर फैक्टर पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसमें आप ये जो दो एक्सरेज देख पा रहे हो, जिसमें एक जो है लेटरल व्यू है एक्सरे का, और एक जो है एक मिनट, एक जो है एपी व्यू है। जो ये वाला आप देख पा रहे हो ना, ये वाला आप लेटरल व्यू है, और ये जो है सैक्रम का एपी व्यू है। ओके, ठीक है। नॉर्मली सबसे पहले जैसे हर बार करते हैं, एनाटॉमी में शुरुआत करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी में हम जो सबसे पहले सैक्रम की एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, उसका फिर इमेज से समझने की कोशिश करेंगे पूरी एनाटॉमी उसकी। ठीक है, उसके बाद कॉकेक्स की एनाटॉमी हम देखेंगे, कॉकेक्स में क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा एक्सरे जो व्यू है उसमें हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे एनाटॉमी हमारी कहाँ कहाँ किस तरह से दिखती है। उसके बाद इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, पेशेंट प्रिपरेशन, उसके बाद पोजिशंस देखेंगे ना सारी। उसके बाद हम जो है एक्सपोजर फैक्टर्स को देखते हुए एंड करेंगे इस पीडीएफ को। ओके, तो सैक्रम की एनाटॉमी से हम आज शुरुआत करते हैं अभी। ठीक है, सैक्रम की एनाटॉमी में हमें जो है मेनली क्या क्या दिखता है। इसमें हम जो है सैक्रल एला देखते हैं, सैक्रल फोरामिना, मीडियल सैक्रल क्रेस्ट, लेटरल सैक्रल क्रेस्ट, सैक्रोइलियक जॉइंट, S1 टू S5 वर्टिब्रल बॉडीज देखते हैं। ओके, ये अभी हम जो इमेज में समझने की कोशिश करते हैं, ये जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस जगह पे लोकेटेड होते हैं एनाटॉमी में। ओके, इसमें आप ये जो विंग्स लाइक देख रहे हो साइड में, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, इसे हम कहते हैं सैक्रल एला। ओके, ये जो आप होल्स देख रहे हो इस तरह से, ये दोनों तरफ हैं, चार इस तरफ हैं और चार इस तरफ हैं। ओके, इनको हम बोलते हैं सैक्रल फोरामिना। और बीच में ये जो आप प्रोजेक्शंस टाइप देख रहे हो इस तरह से जो निकले हुए हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं मीडियल सैक्रल क्रेस्ट। ओके, इसी तरीके से आप इस जगह देखो, साइड में इस जगह देख पा रहे हो आप, इस जगह देखो, इस साइड में थोड़े थोड़े जो उभरे हुए से आपको नजर आ रहे होंगे ना, मैं एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, साइड में जो आपको ये उभरे उभरे से नजर आ रहे होंगे ना, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, इन्हें हम बोलते हैं लेटरल सैक्रल क्रस्ट। ये जो मिडिल में है ये मीडियल सैक्रल क्रस्ट हो गया, ये जो साइड में है ये लेटरल सैक्रल क्रस्ट हो गया। जो होल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये हो गया सैक्रल फोरामिना, और ये जो विंग्स टाइप है ये हो गए सैक्रल एला। ठीक है, जो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है ना, वो आपको बता देता हूँ। इसमें ना जब पेल्विस होता है हमारा, वो जब कनेक्ट होता है ना हमारे सैक्रम बोन से, इस जगह पे जो कनेक्ट होता है, इस जगह पे, इधर जो है हमारी जो पेल्विक बोन होती है वो होती है, और इधर ये सैक्रम बोन होती है। दोनों जब कनेक्ट करते हैं ना, उस जॉइंट को हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। इस जगह मैंने अभी जो इमेज लगाई हुई है, यहाँ पर सिर्फ मैंने सैक्रम बोन को लगाया हुआ है। अगर पेल्विस के साथ अगर ये कनेक्ट होती है ना, तो इस जगह पे होती है कनेक्ट, है ना, दोनों तरफ से, उस हम जॉइंट को बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। और जो S1 टू S5 वर्टिब्रास होती हैं, यानी कि जो टोटल 5 वर्टिब्रास होती हैं, फिर वो आगे चल के फ्यूज होकर के पूरा एक सैक्रम बोन बनाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? अ, एक बोन यहाँ होती है, एक दूसरी यहाँ होती है, तीसरी यहाँ होती है, चौथी और ये पांचवी ऐसा होती है। ठीक है, टोटली 5 बोन होती हैं, आगे चल के समय के साथ फ्यूज होती हैं, फिर ये टोटल एक जो है सैक्रम बना देती हैं, जो है ना, आगे चल के जो है। ओके, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं ना, अभी जो पीछे देखा है ना हमने, वही एग्जैक्टली इसमें जो है कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, मैं इसी की बताने की कोशिश कर रहा था। ये S1, S2, S3, ठीक है, ये S4 हो गया और ये S5 हो गया। ठीक है, नीचे एक हमारा कॉकेक्स बोन हो गया, इधर भी कॉकेक्स बोन हो गया। ठीक है, इसमें जो आप देख रहे हो होल्स, ये क्या है हमारा सैक्रल फोरामिना हो गया। ओके, और ये जो मैं साइड में आपको जो प्रोजेक्शंस बताए थे, ये क्या थे? सैक्रल एला। ओके, ये ऊपर बेस होता है इसका। ठीक है, अगर इसके जो है एंटीरियर व्यू में बात करें, तो इसकी अभी हमने बात की थी, ये क्या होता है? मीडियल सैक्रल क्रस्ट। और एक होता है लेटरल सैक्रल क्रस्ट, वो क्या होता है? साइड में आप ये देख पा रहे हैं ना, उभरा हुआ इस तरह से, इस तरफ भी है ये हमारा होता है लेटरल सैक्रल क्रस्ट। ओके, ठीक है, अभी जो आगे बात करते हैं ना कॉकेक्स की एनाटॉमी की। ठीक है, कॉकेक्स की भी बात कर लेते हैं। इसमें जो कॉकेक्स में जो है एनाटॉमी में क्या क्या दिखता है, इसमें जो है मेनली कॉकेक्स वर्टिब्रा दिखता है। ठीक है,
बेस ऑफ कॉकेक्स दिखता है, एपेक्स ऑफ कॉकेक्स, कॉकेक्सियल कॉर्नुआ दिखता है। ठीक है, अभी एक चीज़ और मुझे बात करनी थी है ना, वो अभी मैं आपको बात करूँगा, पहले इसमें समझा देता हूँ कॉकेक्सियल एनाटॉमी में। वो मैं जो आपको पीछे जो सैक्रम की एनाटॉमी थी उसमें एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो कॉकेक्सियल जो वर्टिब्रास होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो यूजुअली 3 से जो 5 जो है स्मॉल फ्यूज बोन्स होते हैं, यानी कि जो बोन्स होती हैं ना, जो फ्यूज होती हैं आगे चल करके फिर जो मतलब एक कॉकेक्स बनाती हैं पूरा जो है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ना, ये 1 2 3 4 इस तरह से मतलब अप्रॉक्स 3 से लेके 5 बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज होती हैं, देन एक कॉकेक्स बनाती हैं। कॉकेक्सियल जो है बेस क्या हो गया, ये जो आप ऊपर बेस देख पा रहे हो ना, ठीक है, ये जो बेस देख पा रहे हो, जो कॉकेक्स बोन होती है उसका जो ऊपर जो बेस होता है उसको हम कॉकेक्सियल बेस बोलते हैं। जो अपेक्स क्या होता है, जो नीचे की जो एकदम टिप होती है उसकी ना, लोअर टिप जो होती है उसको हम जो है अपेक्स बोलते हैं कॉकेक्स के। ठीक है, कॉकेक्सियल कॉर्निया क्या हो गया, ये जो आप जो प्रोजेक्शंस देख रहे हो ना, ये जो उठे हुए हैं इसी ऊपर की तरफ दोनों, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉकेक्सियल कॉर्नुआ। ठीक है, एक चीज़ में जो बताने वाला था वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कॉर्नुआ हमने अपने बात की है ना पीछे, ये जो हमारे प्रोजेक्शन से ऊपर निकले हुए हैं जो हमारा जो कॉकेक्सियल कॉर्नुआ है, ठीक है, इसी तरह से हमारे सैक्रल कॉर्नुआ भी होते हैं। ठीक है, सैक्रल कॉर्नुआ कहाँ पर है, इस तरीके से आप ये देख पा रहे हो ना, एक मिनट में रफ करता हूँ इसको फिर मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। ओके, ये जो आप देख पा रहे हो ये प्रोजेक्शन, ये यहाँ पे जो निकले हुए हैं ना, ये है हमारे सैक्रल कॉर्नुआ। ऐसे कॉकेक्सियल कॉर्नुआ वो भी इसी जगह पे होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो सैक्रल का जो सैक्रल कॉर्नुआ होता है, जो कॉकेक्सियल का जो सॉरी जो हमारे कॉकेक्स बोन का जो कॉकेक्सियल कॉर्नुआ होता है, दोनों जो है फ्यूज होते हैं, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे से जाकर के जो है मिलते हैं ना, जो इसमें लिखा हुआ है ना, स्मॉल अपर प्रोजेक्शंस होता है जो हमारा कॉकेक्सियल कॉर्नुआ होता है, दैट आर्टिकुलेट्स विद सैक्रल कॉर्नुआ। ओके, अभी जो है इसके एक्सरे हमारे पास है ना, जो है इसमें हम एक्सरे में एनाटॉमी कैसे दिखती है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एनाटॉमी मैंने पीछे समझाई थी, वो हम एक्सरे में देखते हैं अभी। इसमें जो आप ये जो होल्स देख पा रहे हो ये क्या है, सैक्रल फोरामिना दोनों तरफ होते हैं। ये सैक्रल कॉर्नुआ इधर है, इधर ही कॉकेक्सियल कॉर्नुआ भी होगा, एसआई जॉइंट इधर हो गया। ठीक है, इधर जो S1 S2 S3 S4 S5 दिख रहा है ना, सैक्रम जो कॉकेक्सियल बोन है वो भी इधर दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से पूरा दिखता है। ये जो दिख रहा है ये आपको हमारा सैक्रम बोन है, ये वाला। ठीक है, नीचे जो कॉकेक्सियल बोन है नीचे हमारी इसमें। ठीक है, इस तरह से आप लेटरल में देखोगे तो ये सैक्रल बोन हो गई। ठीक है, ये कॉकेक्स बोन हो गई। ये हमारा इधर जो साइड में दिख रहा है ये आपको पेल्विस दिख रहा है। ठीक है, जो मैं बता रहा था आपको पीछे वो यही था। ये जो है पेल्विस बोन है, ये सैक्रम बोन है, इन दोनों को जो ज्वाइंट करता है ये हमारा एसआई जॉइंट यानी कि सैक्रोइलियक जॉइंट होता है। ओके, इसके एनाटॉमी में इतना ही होता है। अभी आगे और बढ़ते हैं। ओके, इसकी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। इंडिकेशन में क्या क्या होता है इसकी में, ट्रॉमा यानी कि अगर कोई चोट वगैरह लगी है ना, कुछ जो है डिसलोकेशन फ्रैक्चर कुछ इंजरी हुई है, तो इसकी इंडिकेशन होती है ना अगर जो कोई टेल बोन में जो पेन वगैरह होता है ना, जो कॉक्सीगॉर्डिया इसको बोलते हैं। ठीक है, वो अगर प्रॉब्लम है तो एक इंडिकेशन उसके लिए एक्सरे कराते हैं डॉक्टर जो है। अगर कोई सैक्रल फ्रैक्चर वगैरह है ना, जो एल्डरली जो मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है बूढ़े लोगों को, या फिर जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स होते हैं ना, जिनका बीएमडी कम होता है ना, बोन मिनरल डेंसिटी, उन पेशेंट में प्रॉब्लम दिखती है। लोअर बैक में पेन है, अगर ट्यूमर लीजन है, इन्फेक्शन है कोई, अगर ना अगर फॉलोअप है, फॉलोअप के लिए पेशेंट आते हैं तो जो इंडिकेशन है तब ये एक्सरे में करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई असेसमेंट ऑफ जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, यानी कि अगर कोई मतलब कोई दिक्कत वगैरह आ रही है सैक्रोइलियक जॉइंट में है ना, ये जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है ये, इस जगह अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको एक्सरे वो करते हैं। ठीक है, और अगर कोई टेंडरनेस या स्वेलिंग वगैरह होती है तो भी इंडिकेशन होता है, तब हम इस एक्सरे को करते हैं। ओके, अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर कोई फीमेल पेशेंट है, वो प्रेग्नेंट है, उसकी तो उसका एक्सरे नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो फीटस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ना, वो नहीं करेंगे। उसके लिए हमें पूछना पड़ेगा फीमेल पेशेंट से, एलएमपी वगैरह उसका जो है 30 दिन के अंदर एलएमपी आता है तो ठीक है, 30 दिन के बाहर आता है तो उसे टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, प्रेगनेंसी का टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो वो हम एक्सरे नहीं करेंगे। करना होता है इमरजेंसीज में तो करते हैं, क्योंकि उसके लिए मतलब प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, जो एब्डोमिनल एरिया वगैरह जो होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसको पूरा कवर करना होता है, डॉक्टर का कंसल्ट लेना होता है, पेशेंट से पीएनडीटी फॉर्म भराना होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके लिए। अनकोऑपरेटिव पेशेंट है ना, अगर पेशेंट जो हिल डुल रहा है तो फिर नहीं करें, क्योंकि मतलब नहीं हो पाएगा, फिर जो है ना फालतू का एक्सपोजर लगेगा, क्वालिटी अच्छी इमेज की आएगी नहीं। सेवरल ट्रॉमा है ना, बहुत ज़्यादा चोट लगे, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है पेशेंट के, तो फिर नहीं करेंगे।
ठीक है, और लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी है, यानी अगर ज़रूरत नहीं है एक्सरे की तो हम एक्सरे नहीं करेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन में जो है सबसे पहले जो है पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर पूरा, क्या करने वाले हैं, उसके साथ मेटलिक आइटम वगैरह जो होंगे पेल्विक एरिया में वो रिमूव कराएंगे, क्लोथ चेंज कराएंगे, हॉस्पिटल गाउन वगैरह पहनाएंगे। पेशेंट को मतलब देख लेंगे प्रेगनेंसी वगैरह ऐसा तो नहीं है कुछ। ठीक है, फीमेल पेशेंट है तो, और उसकी लास्ट में जो है उसको बोलेंगे एकदम स्टिल खड़े रहने के लिए ताकि कोई आर्टिफैक्ट ना आए। ओके, अभी पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो हम पोजीशनिंग सबसे पहले सैक्रम का एपी पोजीशनिंग की बात करेंगे, कोकेक्स की एपी पोजीशनिंग की बात करेंगे, फिर लेटरल पोजीशनिंग की बात करेंगे जो कि सैक्रम और कोकेक्स का सेम ही रहता है। ठीक है, उसके एक्सपोजर फैक्टर को बात करके एंड करेंगे वीडियो को। ठीक है, सैक्रम की एपी पोजीशनिंग की बात करें अभी तो सबसे पहले पेशेंट को जो सुपाइन पोजीशनिंग में लेटाएंगे। ठीक है, उसके पैर एकदम सीधे कराएंगे, सुपाइन पोजीशनिंग में लेटाने के बाद पैर सीधे कराएंगे और हेड की तरफ एक्सिट ट्यूब में अप्रॉक्स 15 डिग्री का एंगल देंगे। एंगल देने के बाद जो हम उसकी जो सेंटरिंग पॉइंट है उसको जो हम मिड लाइन पे रखते हैं। मिड लाइन कहाँ, 2 इंचेस अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उससे अप्रॉक्स 2 इंचेस जो होता है अबव रखते हैं, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हैं। ओके, देन हम एक्सपोज करते हैं और हमारा एक्सरे आ जाता है। ओके ओके, अभी जो कॉकेक्स की जो है एपीव्यू की बात कर लेते हैं। अप्रोक्स मतलब पोजिशनिंग जो पेशेंट की एकदम सेम ही रहती है, सुपाइन पोजिशन रहती है, पैर जो सीधे कराते हैं, लेकिन जो एंगल करते हैं उसका 10 डिग्री, जो हमारा सैक्रम के लिए कर रहे थे 15 डिग्री था, वो हेड की तरफ था, लेकिन कॉकेक्स में 10 डिग्री कर रहे हैं लेकिन वो पैर की तरफ कर रहे हैं। ओके, टुवर्ड्स फीट कर रहे हैं हम। इसका जो सेंटरिंग पॉइंट है वो भी कहाँ रहता है, जो 2 इंचेस अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस रहता है। ओके, और देन हम एक्सपोज करते हैं और इसका जो है एक्सरे आ जाता है ना इसका कॉकेक्स बोन का। पीछे जो था क्या था, सुपाइन पोजीशन था, एक्सटेंड कर रहे थे पैर 15 डिग्री एंगल टुवर्ड्स हेड कर रहे थे, और 2 सेंटीमीटर अबव जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है सेंटरिंग करके एक्सपोज कर रहे थे। और लेकिन जो कॉकेक्स में सुपाइन लेटाएंगे, एक्सटेंड कराएंगे पैर, लेकिन 10 डिग्री एंगल टुवर्ड्स फीट कराएंगे और जो है 2 इंचेस अबव प्यूबिक सिम्फाइसिस करके एक्सपोज कर देंगे। और बाकी लेटरल तो जो सेम रहता है, लेटरल तो इजी है ही, दोनों के लिए बिल्कुल सेम पोजीशन रहती है। ठीक है, उसको लेटरल जो है साइड में लेटाएंगे यूजुअली जैसे नॉर्मल लेटरल लेटाते हैं। ठीक है, उसकी जो नीज है वो स्लाइडली थोड़ी सी बेंड कराएंगे, क्यों कराएंगे, क्योंकि ताकि जो प्यूबिक जो हमारी पेल्विक बोन है वो थोड़ा सा उस एरिया से हट जाए जिस एरिया में हमारे सैक्रम और कॉर्टेक्स बोन आते हैं। ठीक, सेंटरिंग जो सैक्रम बोन होती है उसमें सेंटरिंग हम जो 3.5 इंचेस पोस्टीरियर टू एएसआई करते हैं। ठीक है, और लेकिन जो कोकेक्स में करते हैं वो 3.5 इंचेस पोस्टीरियर टू एएसआई एंड 2 इंचेस इंफीरियर करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है पूरा पोजिशनिंग करने के बाद एक्सपोज करते हैं और देन पेशेंट का एक्सरे आ जाता है। ओके, इसमें जो अभी जो हम एक्सपोजर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक्सपोजर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, केवीपी जो हम इसमें 70 से 85 रखते हैं अप्रोक्स, एमएस जो 20 से 50 रखते हैं, मतलब मिडिल में नॉर्मली 40 के आसपास रखते हैं हम जब एक्सपोज कर रहे होते हैं। और जो एस आई डी यानी जो सोर्स इमेज डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्स 100 से 120 सेंटीमीटर रखते हैं। ओके, आपको ही पता ही होगा केवीपी तो जो हमारा पेनिट्रेशन पावर को कंट्रोल करता है, यानी कि पेनिट्रेशन पावर यानी जो कॉन्ट्रास्ट को जो मैनेज करता है हमारा केवीपी कंट्रोल करता है। एमएस होता है जो इमेज डेंसिटी, यानी कि जो एक्सपोजर अमाउंट होता है, जो अमाउंट ऑफ एक्सरेज होता है ना एक एक्सपोजर में, उसको कंट्रोल करता है हमारा एमएस। ओके ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा ना। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो मुझे बता देना, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, और भी मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई हुई है ना, लिम्स के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, और आज जो है लास्ट वीडियो था जिसमें कि हमारा जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा एक्सरे। ठीक है, इसकी मैं प्ले लिस्ट कंप्लीट मतलब बना दूंगा, उसको आप चाहो देख सकते हो ना, और लिम्स की वीडियोज देख सकते हो जो भी मैंने वीडियोज बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, okay, thank you very much.